अरे, मेरी वजह से ये सारी मछलियाँ बेची जा रही है। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, इसलिए लोग मेरे पास से मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दुर्गा प्रसाद से ज्यादा मेहनत करती हूँ। वो सिर्फ तालाब में मछलियाँ पकड़ता है, तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। दक्षिण भारत के एक गांव में सुजाता और उसके पति सुब्रमण्यम रहते थे। सुब्रमण्यम गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उन्हें एक लड़का भी था, उसका नाम कृष्णा था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुजाता और सुब्रमण्यम चाहते थे कि उसका बेटा खूब पढ़े और उनकी गरीबी दूर करे, लेकिन अचानक सुब्रमण्यम बीमार पड़े, बिस्तर से भी न उठ पाते। सुजाता अब परेशान हो गई, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसके कांधे पे आ गई। एक दिन सुजाता घर के बाहर जाते वक्त रास्ते में एक आदमी से मिली। उसका नाम दुर्गा प्रसाद था। बड़ा ही दयालु था और सुजाता की परिस्थिति के बारे में उसे पता था। इसलिए उसने सुजाता से कहा, बहना, अब तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? अच्छी है, पर इलाज के लिए बहुत से पैसे लग रहे हैं और आप तो जानते हो कि हमारे हालात कैसे हैं। सुजाता बोली, हाँ बहना सुजाता, मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकती हो। दुर्गा प्रसाद ने पूछा। झट से सुजाता ने पूछा, कौन सा काम है भैया? फिर दुर्गा प्रसाद बोले, तुम तो जानती हो कि मैं मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता हूँ। मुझे अब बाजार जाके मछलियाँ बेचने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो तुम वो काम कर सकती हो। मैं मछलियाँ पकड़ूंगा और तुम बाजार जाकर उन्हें बेच देना। जो मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मैं कल से ही ये काम शुरू करती हूँ। फिर अगले दिन से सुजाता तालाब किनारे आती, वो दुर्गा प्रसाद मछलियाँ पकड़ता तो सुजाता उसे टोकरी में भर के वहां से जाकर बाजार में बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। गांव के लोगों को सुजाता का ये काम बहुत पसंद आया, क्योंकि उसे उसमें बाजार जाकर मछलियाँ खरीदनी नहीं पड़ती थी और घर पर ही ताजी और सस्ती मछलियाँ मिल जाती थी। देखते ही देखते सुजाता की मछलियाँ उस दिन समाप्त हो गईं। अब हर दिन यही सिलसिला चलने लगा। दुर्गा प्रसाद तालाब से मछलियाँ पकड़ता तो सुजाता उन्हें गांव में ले जाकर बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। दोनों सुजाता और दुर्गा प्रसाद खुश थे, क्योंकि मुनाफा अच्छा मिल रहा था। उस मुनाफे से सुजाता ने पति का इलाज करवाया और अपने बेटे का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। कुछ महीनों बाद जब गांव से सुजाता मछलियां बेचने जा रही थी, तो चलते चलते वो सोचने लगी, अरे, मेरी वजह से ये सारी मछलियाँ बेची जा रही है। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, इसलिए लोग मेरे पास से मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दुर्गा प्रसाद से ज्यादा मेहनत करती हूँ। वो सिर्फ तालाब में मछलियाँ पकड़ता है, तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। तब शाम के समय दोनों मिले और सुजाता बोली, भैया, मैं दिन भर गांव जाकर मछलियाँ बेचती हूँ। मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ, तुमसे तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो बहना? माना कि तुम गांव जाकर मछलियाँ बेचती हो, मेहनत करती हो, पर मैं भी तो मेहनत करता हूँ। मछलियाँ पकड़ना कोई बच्चों का खेल है? दुर्गा प्रसाद ने कहा। इस पर सुजाता बोली, ओ, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे आधे से ऊपर मुनाफा मिलेगा तो ही मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, नहीं तो मैं चले जाऊंगी। ठीक है सुजाता बहना, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वहां से सुजाता चली गई और अगले दिन सुजाता नींद से जल्दी उठी और तालाब के पास गई। तालाब में जाल डाला, 2-3 बार कोशिश की और कोशिश करने के बाद मछलियां उसके हाथ लगी। फिर उन्हें टोकरी में डालकर वो गांव में बेचने चली गई। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। पर उस दिन किसी ने सुजाता की मछलियां नहीं खरीदी, क्योंकि दुर्गा प्रसाद ने मछलियां बेचने के लिए एक नई महिला को काम पर रखा था, वो भी कम दाम पर। वो महिला सुबह जल्दी से उठकर मछलियां बेचकर चली जाती थी। अब सुजाता के पास पछताने के सिवाय कुछ न बचा। अब यही सिलसिला चलता रहा। सुजाता सुबह तालाब के पास जाती, मेहनत करने के बाद मछलियां पकड़ती और लेकर गांव से बेचने चली जाती। मुश्किल से कुछ लोग ही उसे खरीदते, क्योंकि अब उसे गांव में आते आते टाइम हो जाता।
मछलियां कम खरीदने के कारण उसका मुनाफा पहले से कम होने लगा और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी। अब सुजाता सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे लगा मछलियाँ पकड़ना आसान है और उसे बेचना कठिन पर नहीं। मछलियाँ पकड़ना भी मेहनत का काम है। कम से कम जब तक मैं दुर्गा प्रसाद के साथ थी तो अच्छा सा मुनाफा मिल रहा था, पर अब वो भी नहीं मिल रहा और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है। मुझसे लालच में आके बहुत बड़ी गलती हो गई। सुजाता रोने लगी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा पाने के चक्कर में हम सब कुछ खो बैठते हैं। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे ये भालू तो बोलता भी है। हाँ, मुझ में ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं सब कर सकता हूँ। मैं एक जादुई भालू हूँ। भालू का जादू। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहाँ सुरेश और नीलम रहते थे। सुरेश एक चरवाहा था और नीलम घर का काम करती थी। सुरेश कुछ ज्यादा आमदनी नहीं कर पाता था। उन दोनों का गुजारा इतने कम पैसे में नहीं हो पाता था और साथ में उसे बकरियों का भी ध्यान रखना पड़ता था। कम आमदनी के कारण उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती थी। मैं कहाँ आ गई है? मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। घर में 2 रोटी सही से खाने को भी नहीं मिलती है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कुछ इंतजाम तो कर रहा हूँ ना। तुम तो इंतजाम ही करते रहना। कब से कह रहे हो इंतजाम करता हूँ, अभी तक तो हुआ नहीं। सुरेश अपनी बीवी के ऐसे ताने सुन सुन कर तंग आ गया था। बेचारा फिर काम पर चला जाता था। एक दिन जब वो अपनी बकरियों को चराने जा रहा था तो सामने से एक भेड़ियों का झुंड आ रहा था और भेड़ियों के झुंड को देखते ही सुरेश की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर भेड़ियों के झुंड ने आकर उसकी सारी बकरियों पर प्रहार कर दिया और उसकी सारी बकरियां उसके सामने ही मर गई। फिर सुरेश वहीं पेड़ के किनारे बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसकी सारी बकरियां उसकी आंखों के सामने मर गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। रोने की आवाज सुनकर एक भालू वहां आ जाता है। भालू फिर इधर उधर देखता है कि किसके रोने की आवाज आ रही थी। भालू को देखते ही सुरेश भागने लगा। फिर भालू अपनी जादुई शक्तियों से सुरेश के सामने आ गया और बोलने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे ये भालू तो बोलता भी है। हाँ, मुझ में ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं सब कर सकता हूँ। मैं एक जादुई भालू हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं यहाँ अपनी बकरियों को चराने आया था और एक भेड़ियों के झुंड ने आकर मेरी सारी बकरियों को खा लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी बहुत नाराज होगी और हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। मैं तो इन बकरियों से ही अपना घर चला रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम तो ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। फिर जादुई भालू अपने मुंह से 2 सोने की ईंट निकाल देता है, जिसे देखकर सुरेश बहुत खुश होता है। हाँ, अरे सोने की ईंट, ये तुमने अपने मुंह से कैसे निकाली? तुम तो सच में जादुई भालू हो। हाँ, जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाऊंगा और तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बुलाना। फिर सुरेश बहुत ही खुश हो जाता है और वो 2 सोने की ईंट लेकर घर आ जाता है। फिर घर आकर अपनी बीवी को दिखाता है। आज बकरियां कहाँ गई सारी? कहाँ छोड़ आए हैं उन्हें? फिर सुरेश नीलम को सोने की ईंट दिखाता है। अरे ये कहाँ से मिली तुम्हें? बताओ कहाँ से लाए हो तुम? मुझे एक जादुई भालू मिला। जब मैं जंगल में रो रहा था उसने मुझे ये सोने की ईंट दे दी, क्योंकि हमारी सारी बकरियों को भेड़िया खा गए। फिर मेरी परेशानी सुनकर जादुई भालू ने मुझे ये सोने की ईंट दी। अगर वो जादुई भालू है तो हम उसका इस्तेमाल करके बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, उसने मुझे उसको बुलाने का तरीका बताया है। मैं जब भी उसे आवाज दूंगा तो वो मेरी आवाज सुनकर आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों कल चलेंगे और उससे बहुत सारी सोने की ईंटें निकलवा लेंगे। अगले दिन नीलम और सुरेश जादुई भालू के पास जाते हैं। फिर सुरेश उसे वही शब्द बोलता है। फिर जादुई भालू सुरेश की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। भालू भैया, मुझे थोड़ी और सोने की ईंटें दे दो, मुझे अपना कर्जा चुकाना है। अच्छा ठीक है, तुम मुसीबत में हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फिर जादुई भालू कुछ सोने की ईंट सुरेश को निकाल कर देता है। फिर सुरेश रोज रोज अलग अलग बहाने बनाकर
जादुई भालू के पास जाता और रोज रोज उससे सोने की ईंट निकलवा लेता। नीलम और सुरेश का लालच धीरे धीरे बढ़ता गया। वो बहुत लालची हो चुके थे। वह दोनों बस ये चाहते थे कि अब जादुई भालू के पास जितने भी ईंटें हैं वो सारी उन्हें दे दे। जी सुनो, मैं तो कहती हूँ कल हम जाकर इस जादुई भालू को जाल में पकड़ कर ले आते हैं और इससे सारी सोने की ईंटें निकलवा लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। और वो दोनों अगले दिन जादुई भालू के पास जाते हैं और सुरेश उसे अपने शब्द बोलकर बुलाता है और नीलम आगे खड़ी होती है और उसे अपने दुख सुना रही होती है। साथ ही पीछे से सुरेश जाकर जादुई भालू पर जाल गिरा देता है और वो दोनों घसीट कर उसे अपने घर ले आते हैं। जादुई भालू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जितनी भी सोने की ईंटें तेरे अंदर हैं सारी निकाल दे और ज्यादा से ज्यादा सोना हमें दे दे। तुम इतने लालची हो, मुझे नहीं पता था। मैं तो तुम्हारी मुसीबत में मदद कर रहा था और मैं ईंट नहीं देने वाला तुम जैसे गंदे लोगों को। नीलम फिर गुस्से में जादुई भालू पे तेज तेज लकड़ियां मारने लगती है। भालू बहुत तेज गुर्राता है और नीलम एकदम पीछे हट जाती है। फिर जादुई भालू उसका हाथ अपने मुंह में ले लेता है। छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ भालू छोड़। तुम जैसे लालची लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम लोग मुझे परेशान भी कर रहे हो। भालू भाई, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मेरी बीवी को, ऐसे मत मारो। ठीक है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, पर तुम एक बात याद रखना कि तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं हो और मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। फिर जादुई भालू ने जितने भी सोने की ईंटें उन्हें दी थी सारी वापस ले ली। फिर सुरेश उसकी बीवी सड़क पर आ जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी औकात से ज्यादा चाहने लगते हैं तो हम लालच में गिर जाते हैं। नीलम और सुरेश ने भालू की ईमानदारी का बहुत ही गलत फायदा उठाया और फिर बाद में उनका भुगतान भी करा और वो जादुई भालू और जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा।